हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में स्वागत है। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के स्पेशल को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास गुजरा है, जो व्यतीत हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आज उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम जो है ओनली एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को। तो दोस्तों, आज बने रहिएगा इस वीडियो में। आज हम उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के तीनों प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल, तीनों को पार्ट वाइज बांट बांट के मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या मिला था और कौन सा स्थान के क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने डाउट को कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, इसका जो बेस है, वो बेस कहाँ से है? प्राचीन काल में प्राचीन काल में प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। कौन सा? मध्य देश मध्य देश कहलाता था। मध्य देश आधुनिक कुरु, पंचाल, कौशल, सुरसेन, चेदी, ये जो वहां के महाजनपद थे, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ये स्थान है और इनकी आप खुद एक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है? संस्कृति एवं यहाँ का मुख्य केंद्र ये है। अब दोस्तों, इसमें क्या आता है? जो प्राचीन काल के उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, इसमें क्या है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब चलते। उत्तर प्रदेश का ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ के सहारनपुर से मिले हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा मेरठ का जो सहारनपुर है, सहारनपुर में की क्या विशेषता है और क्या है, और सहारनपुर में क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हुआ चलूं। अभी मैं ये पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे एक डिस्कस कर देता हूँ। अब जब बात आई गई यानी उत्तर प्रदेश है, अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या। जैसे मान लीजिए अभी हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन इतिहास, फ्रेंड्स, पेन थोड़ा हम कम कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है, बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन है? प्राचीन इतिहास। समझते रहना फ्रेंड्स, मैं पेज की कमी की वजह से शॉर्ट लिखूंगा। प्राचीन इतिहास है। अब प्राचीन इतिहास में फ्रेंड्स क्या है? प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो आता है वो पूर्व ऐतिहासिक काल आता है। कौन सा? प्रा पहला आएगा प्रागे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। फिर लास्ट आएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आद्य ऐतिहासिक काल आया। इसमें क्या है फ्रेंड्स? 3 काल है। अब तीनों का मैं आपको डेट बता देता हूँ। सबसे पहले में तो ये इसमें मानव की उत्पत्ति हुई है। क्या? मानव की उत्पत्ति। ये रहा। कितना इसका टाइम पीरियड कितना? 3000 ईसा पूर्व। यहाँ ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरे वाले का जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका 3000 से 6000 ईसा पूर्व।
और लास्ट जो है जो 6000 ईसा पूर्व से, सॉरी 600 है, 6000 नहीं, 600 ईसा पूर्व से आगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां से हुआ। अब जो है, अब प्रागैतिहासिक काल को भी, ये भी अभी प्रागैतिहासिक काल भी 3 पार्ट में बटेगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल भी 3 पार्ट में बटेगा। कौन कौन सा काल हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल का? पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरी स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। प्रागैतिहासिक काल में क्या जाएगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। ठीक फ्रेंड, अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पूरा पाषाण काल से क्या मिला, मध्य पाषाण काल से क्या विकास हुआ और नव पाषाण काल में क्या विकास हुआ, ये चीजें हमें बता के चलनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका, अब आपसे अगर टाइम पीरियड पूछे तो इसका टाइम पीरियड बता भी सकते हो आप। जैसे ये है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 10,000 ईसा पूर्व तक है पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का अगर पूछे तुमसे 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का टाइम है। और नव पाषाण काल का पूछे कोई तो 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का। लिख देता हूं मैं, इसका पूरा पाषाण काल का कितना, 5 से कितना है 10,000 ईसा पूर्व का। ठीक है, और इसका कितना मध्य पाषाण काल का फ्रेंड्स, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का। और नव पाषाण काल का कितना, 6,000 ईसा पूर्व से फ्रेंड्स 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि मैं अभी इसको मिटाऊंगा, बाकी आपको ये पॉइंट समझाऊंगा बाद में। तो फ्रेंड्स ये था। अब इसके बाद जो है फ्रेंड क्या आता है पूरा, अब यहाँ से जो एक पॉइंट मिलता है, यानी पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, कैसी जिंदगी जी रहा था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। बस 1 सेकंड का टाइम, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये चीजें आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने डायरी में ये चीजें नोट कर ली होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, अब यहां से हम पूछते पूरा पाषाण काल में मानव की जिंदगी कैसी थी, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, अभी मैंने टाइम पीरियड भी बताया था आपको, पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड भी मैंने बताया था तुम्हें कितना ना। ठीक है, और 10,000 ईसा पूर्व। जी, अब यहाँ ये मेन क्वेश्चन जो होता है यहाँ से होता है, मानव की स्थिति क्या थी यहाँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बने भी हैं और आए भी हैं और नेक्स्ट टाइम तक आएंगे भी। पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी? सबसे पहले आपको ध्यान में, मानव असभ्य था, शिक्षित नहीं था, असभ्य, बर्बर, जंगली, ये चीज थी। जंगली था, बर्बर था और वो नहीं जानता था। अब आपसे पूछा जाए कि वो रहने के लिए कहाँ पे आश्रित रहता था, मनुष्य उस टाइम पे रहने के लिए कहाँ पे जंगल की गुफाएं बनाकर रहता था। और पूरा पाषाण कालीन, हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है पूरा पाषाण कालीन, वो बेलन घाटी है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर तथा प्रयागराज में बेलन घाटी, वहां पे उत्तर प्रदेश में जो होता है, उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण स्थान है प्राचीन इतिहास के पर्सपेक्टिव को, जैसे यूपी में बेलन घाटी। बेलन घाटी में मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा नीचे। बेलन घाटी में जो है मानव का, अगर वहां से आपसे क्वेश्चन बनता, मानव पूरा पाषाण काल में मानव का प्रथम बसाव उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला, तो आपको का क्या आंसर मारोगे? बेलन घाटी।
क्योंकि प्रथम जो बसाव मिला है बेलन उस मनुष्य के रहने का उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बेलन घाटी सोनभद्र से मिला है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैंने जैसे अभी तुम्हें सोन सोन वो बताया था आपकी बेलन घाटी। अब बेलन घाटी के आसपास यहाँ का अब हमें पता होना चाहिए रिवर सिस्टम भी क्या है। यहाँ की एक जो है, यहाँ बहने वाली जो नदी है, सोनभद्र से बहने वाली नदी टोंस की सहायक नदी घाटी है ये। और यहाँ पूरा पाषाण काल के जो है तीनों कालों का अपना अपना अलग इतिहास है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है ये है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेलन घाटी जो है पूरा स्थल की खोज एवं उत्खनन का कार्य का जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा को दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी अभी तक हथियार बनेंगे क्वार्टरजाइज पत्थरों के बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ से जो है, अब बाकी उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति का मैटर आता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्पेशल लाऊंगा आर्ट एंड कल्चर की, उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश का अभी तो मैंने तुम्हें तो बताया, पूरा पाषाण बताया, अब थोड़ा सा मध्य पाषाण काल भी बता देता हूँ, फिर एक मैं नव पाषाण काल बता के अपने इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में क्या है, जो है मध्य पाषाण काल के क्या वो है फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दो तीन स्थल मिलेंगे दोस्तों। पहला है सरायनहर, ठीक है दोस्तों, कौन सा, सरायनहर। दूसरा है महादा, ठीक है, और तीसरा दमदमा, चौथा है मांडो एंड चौपानी। अब फ्रेंड्स इनकी बात की जाए, ये अभी जो मैंने आपको बताया सराय नहर, राय, दमदमा, वर्तमान में जो है ये सारे कहाँ पड़ेंगे, प्रतापगढ़ जिला। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, प्रतापगढ़ जिला। ये चीज तुम याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि ये जो है महादाहा जो है, यहाँ से स्थायी रूप से झोपड़ियां बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं मानव के, पूरा मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है, और सराय नहर जो है, यहाँ से युद्ध एवं मानवीय आक्रमण के आपस में जो थोड़े उनमें झगड़े से चलते थे, युद्ध ही बोलेंगे उनको, तो वहां से यहाँ से भी जो है सराय नहर से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता महादा, यहाँ युगल समाधियां प्राप्त हुई है। कहाँ से, यहाँ से युगल समाधि समझते हैं फ्रेंड्स, युगल समाधियां आज की डेट में हम बोलेंगे इसको कपल, प्रेमी प्रेमिका समाधियां मिली है। ठीक है, और फ्रेंड्स दमदमा की क्या विशेषता है, दमदमा की ये विशेषता, यहाँ से 41 समाधान मिले हैं। कुछ गर्त चूल्हे बोलते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो है दमदमे से एक स्पेशल क्या 5 युगल मिले, 5 युगल की खबर, 5 युगल की यानी समाधियां मिली है। तीन शवों को जो है एक साथ रखा हुआ मिला है दमदमे से, 3 शवों को एक साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं तुम्हें विशेषता बताता जा रहा हूँ, आप वीडियो रोक रोक के अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। यूपी के स्पेशल सीरीज चलिए, अगर आप आरओ या आरओ का पेपर देते हो, उत्तर प्रदेश का कोई सा भी आप एग्जाम देते हो, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। सरायनहर, महादाहा, दमदमा, मांडवन, चौपानी से क्या क्या फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं दूसरी तरफ। एक दूसरा जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है अगर बात की जाए ना, मैंने अभी आपको बताया जैसे दमदमे से क्या क्या मिला, दमदमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बचता है एक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल चलो यहीं पे ले लेते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, इसका टाइम कुछ बुक्स में 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक दिया गया। यहाँ से जो एक स्थान है पोल्डी हवा, ध्यान रखना, पोल्डी हवा, यहाँ से जो है फ्रेंड्स धान की खेती के साक्ष्य मिले, पोल्डी हवा धान की खेती, क्योंकि यहाँ मानव खेती करना जान गया था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी इसमें हुआ था। और नवीनतम शोध के अनुसार अगर देखा जाए तो एक लोहार देव भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम स्थल को भी स्वीकारा गया। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया बेस। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके जो पॉइंट, मेन मोस्ट पॉइंट है ना उनकी ओर। देखो
ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता के चलता हूँ। ये मैंने आपको बेस समझाया होगा सारी। अब इसको समझाने से क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आपके बहुत पॉइंट क्लियर होते हुए जा रहे होंगे। जैसे अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक बहुत जल्दी 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 आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल का मैंने आपसे जिक्र किया। क्या क्या? प्राचीन काल को डिस्कस किया। प्राचीन काल में क्या, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ के सहारनपुर में मिले। ठीक है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। जो फ्रेंड्स जितना बेस था वो मैंने बताया, जो डीप पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। टेंशन नहीं लेना कुछ भी, बस वीडियो में बने रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, बाड़वा गांव, उल्लास आदि में प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के काले चमकीले पात्र अवशेष के रूप में पाए गए। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालिक संस्कृति के साक्ष्य सोनभद्र, मिर्जापुर, बेलन घाटी आदि में पाए गए। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खोज खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर जी आर शर्मा के निर्देशन पर की गई थी। देखो, मैंने अभी बताया था तुम्हें। बेलन घाटी लोहदानाला नामक स्थल पे पुरापाषाण का मुनात देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या है, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थरों से निर्मित है। यहाँ आपको जो भी मिलेंगे, सबसे पहली बात जो है, पूरा पाषाण संस्कृति अगर बात आ जाए आपको तो ध्यान रखना, यहाँ जो भी मिलेगा वो आपको जो है पूरा पाषाणकालीन संस्कृति जो है, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के जो उपकरण मिलेंगे वो फ्रेंड्स आपको पत्थर से बने हुए हैं। और क्वार्टर पत्थर की विशेषता क्या है, वो क्वार्टरजाइट है। ठीक है, इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण कालीन में आग, कृषि का ज्ञान नहीं था, लेकिन झोपड़ी और झुग्गी बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, झोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले थे, मैंने अभी बताया ना तुम्हें, दमदमा से। अब ठीक है फ्रेंड्स, देखो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब आते हैं मध्य पाषाण काल भी। देखो मैंने समझाया था आपको, अभी पूरा पाषाण काल एक उसमें 3 पॉइंट समझे मैंने आपको, 8-7 पॉइंट समझाए थे। अभी देखो, अब आता मध्य पाषाण कालीन। फ्रेंड्स, मध्य पाषाण कालीन क्या है, मानव के अस्थि पंजर कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर में मिले। ये भी मैंने आपको बताया था, प्रतापगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट महादहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सराय नहर और मादाहा नाम प्रतापगढ़ जिले में आते हैं। सराय नहर 14 समाधान मिले हैं। पश्चिम दिशा के 8 गर्त चूल्हे मिले। सब बुकों में डिफरेंस है, इसमें 14 समाधान बताए हैं, कुछ बुक्स में 41 बताए हैं, एनसीईआरटी में 41 है। फिर प्रयागराज मेजा तहसील, चौपानी, मांडव पुरास्थल, झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन मिले, ये आया। ठीक है फ्रेंड्स, दमदमा पुरास्थल, सिंह आभूषण के 41 समाधान मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कबीरनगर जिले में मिले हैं। 9000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नवीनतम खोज भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ से जो है 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के भी साक्ष्य मिले। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में उत्खनन और पाषाण काल के औजार मिले हैं। ठीक है, आलमगीरपुर हड़प्पाकालीन वस्तुएं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपाजने के भी साक्ष्य मिले। नवपाषाण कालीन में तो आपको पता ही है, कृषि का विकास हुआ था, पहिए का भी हुआ था, आग का भी हुआ था। ऑलमोस्ट प्रॉपर तरीके से मनुष्य जो है तो नवपाषाण कालीन में आया था। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो मैंने बेस भी बताया था, जब बेस में बता रहा था उस टाइम पे बताया था 8 वो यही है जो उत्तर प्रदेश में कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, शेदी, वत्स एवं वल। अभी जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे ऐतिहासिक स्थल जो है, मैं इनमें 8 के 8 महाजनपद जो है इनको मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको अभी मैप के माध्यम से पूर्ण विस्तार के साथ बताऊंगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, कौशल महाजनपद अवध के क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी, दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। सतपथ ब्राह्मण में कौशल
कौशलावत का उल्लेख है। कुरु जनपद मेरठ से दिल्ली तक का विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने इस वीडियो के आज के सबसे महत्वपूर्ण एवं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर। अब आता है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जितने भी आज तक के स्थल गुजरे हैं उनका क्या इतिहास है और वो किस लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के स्थल की विशेषता। सबसे पहले लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर, सॉरी, कौन सा? सहारनपुर। देखो, सहारनपुर में दो स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है देवबंद। देवबंद किस लिए फेमस है मैं बताता हूँ। देवबंद की जो सबसे पहले आता है, देवबंद की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, देवबंद की स्थापना हुई है 30 मई, सॉरी, देवबंद की जो स्थापना हुई है ना फ्रेंड्स, देवबंद की स्थापना हुई है 30 मई, 30 मई 1866। किसने करी है? मौलाना कासिम, मौलाना कासिम ने की थी। ना नौतवी थे मौलाना कासिम, ना नौतवी इनका पूरा नाम है। 30 मई 1866 को इन्होंने देवबंद की स्थापना करी थी। और देवबंद में जो एक यहाँ क्या था, इनका जो मेन एम था यानी टारगेट था, उनका क्या था, यानी ब्रिटिश शासन के दौर में जो थे, 30 मई 1866 जो है ये दौर ब्रिटिश शासन का था। अब इनका क्या मानना था, यानी अपनी इस्लामिक संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ाना और दारुल उलूम में इस्लामिक शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो थे मौलाना नाथवी जो थे, उनके एक सहयोगी थे मौलाना राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों ने मिलकर जो है देवबंद की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और देवबंद जो है इसमें इस्लामिक मोस्ट जो इसका जो एम टारगेट था, वो अपने इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक कल्चर को और अपने शरिया कानून को जिंदा रखना इनका मेन मकसद था। दूसरा, अपना जो लाइफ का जो डिसीजन लेने थे वो शरिया कानून के यानी इस्लामिक धर्म का मार्गदर्शन कंटिन्यू कराना था। और यहाँ पे होता क्या, देवबंद दारुल उलूम में, देवबंद दारुल उलूम जो एक मदरसा है, यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ये देवबंद का मामला। अब नेक्स्ट बच्चा फ्रेंड्स, ये लास्ट जो बचता है फ्रेंड्स, ये बचता है हुलास। हुलास जो है ये हुलास ये है, ये उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है। हुलास क्या है? हुलास की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन एवं घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले, घरों के अवशेष भी मिले हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सामग्री भी मिली है। यहाँ ये नवपाषाण कालीन स्थल भी है, नगरीय योजना थी, सॉरी, नवपाषाण में हड़प्पा कालीन थी ये, और यह योजना जो है कृषि से जुड़ी हुई थी, तो ये इसलिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स, वो ये आता, देखो, ये है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सरधना बेगम समरू द्वारा चर्चित। अब यहाँ पे ये मेरठ है, मेरठ का एक आलमगीरपुर भी है एंड हस्तिनापुर पूर्व की राजधानी भी है। अब देखो दोस्तों, इन चीजों को समझाने से पहले जो है हमें बेस पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेस कैसे पता चलेगा हमें, जब मैं आपको बेस बताऊंगा। अब बेस बताने के लिए फ्रेंड्स क्या है, इसे हमें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। अब जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन उठाया था, बेगम समरू कौन है? बेगम समरू का इतिहास पता होना चाहिए, बेगम समरू किस लिए फेमस है। पहले बेगम समरू को समझाऊंगा, फिर मैं आपको आलमगीरपुर भी समझाऊंगा, हस्तिनापुर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बेगम समरू कौन है? देखो, बेगम समरू मैं बताता हूँ आपको। बेगम समरू का जो आज तक किसी भी वीडियो में कोई नहीं बताएगा आपको, बेगम समरू का जो असली नाम था वो जीनत महल था। क्या नाम था? जीनत महल। ठीक है, जीनत महल इनका नाम था।
ये बहुत पुरानी, अपना में बहुत बड़ी हस्ती थी मुगल पीरियड के टाइम पे। और इनका जो ये थी बेगम समरू जो थी, ये मुस्लिम महिला थी। और इन्होंने 18वीं सदी के आसपास, 18वीं सदी में बहुत जोरदार तरीके से अपना सैन्य शासन किया था। और इनका जो जन्म को अगर हम लेके बात करें ना, तो इनका जन्म जो है, बेगम समरू का जन्म जो है 1753 में उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। और ये इनका इतिहास है। अब इनकी शादी को लेकर मैं बताऊं, इनकी जो बेगम समरू थी, बेगम समरू की शादी जो है एक यूरोपीय सैनिक से हुई थी। इससे यूरोपीय सैनिक थे। जीनत महल की शादी यूरोपीय सैनिक से हुई थी, जिनका नाम था सैमू। ये चीजें पता होना चाहिए तुम्हें। सैमुअल सैमुअल सैमरू पूछ सकता है एग्जाम में, बेगम समरू की शादी किससे हुई थी। बेगम समरू वो क्वेश्चन में डाल सकता, बेगम समरू इंडियन थी, बल्कि उनकी शादी किससे हुई थी, सैमुअल समरू से। क्यों? वो एक यूरोपीय सैनिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डाउट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, सैमुअल जो ये सैमुअल सैमरू जो थे, वो इंडिया में ही कमांडर थे। ये भी चीज तुम्हें पता होना चाहिए, यूरोप में नहीं थे, इंडिया पे ही थे वो, क्योंकि उस टाइम पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन था इंडिया के ऊपर। अब सैन्य सैन्य और प्रशासन, सैन्य समरू की मृत्यु के बाद बेगम समरू ने उनके सैन्य प्रशासनिक कार्यों को संभाला। जीनत महल के मरने से पहले सैमुअल सैमरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है जीनत महल ने कार्यभार संभाला था। ठीक है। और इसमें जो है ये जो जो सरदना जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट का, निर्मित चर्च के लिए फेमस है ना, तो चर्च में सामाजिक योगदान दिया था इन्होंने। बेगम समरू ने दिल्ली के आसपास से बहुत सारे, ये जो बेगम समरू है ना, एक चीज ध्यान रखना, तो बेगम समरू ने सिर्फ मेरठ में ही या सरदने में चर्चित नहीं बन ये चर्च नहीं बनवाए थे। बेगम समरू ने जो है बहुत सारे चर्च बनवाए थे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, सेंट जॉर्ज चर्च है, ठीक है, और दिल्ली के कश्मीरी गेट क्षेत्र में स्थित है ये सेंट जेम्स चर्च जो मैं बता रहा हूँ आपको। और सेंट जेम्स चर्च जो है बेगम समरू ने 1836 में डेन सेम्स का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। बेगम समरू की जो है मृत्यु 1836 में हो गई थी, 1836 में मृत्यु हो गई इनकी। इनका ये इतिहास था, बाकी तो कुछ नहीं है इतना कुछ। अब लास्ट स्थान बचता है फ्रेंड्स आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? आलमगीरपुर स्थल जो है मेरठ जिले में आता है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी में। कितना? 60 किलोमीटर की दूरी में। फ्रेंड्स ये 60 किलोमीटर की दूरी में आता है आलमगीरपुर। और ये स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के उत्तर क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। इनकी खुदाई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष से प्राप्त हुए हैं। अगर आलमगीर की तुमसे कोई एज पूछे या तुम किसे पूछना, नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं आज की वीडियो में बताता हूँ आपको। इसका आलमगीर का जो टाइम पीरियड है वो 33,000 ईसा पूर्व से 13,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से कुछ अवशेष एवं खोज मिले हैं। जैसे आलमगीर से जो है नगर नियोजन, ठीक है, अवशेष प्राप्त हुए। सड़कें, भवन शामिल, यहाँ बहुत सारी दीवारें, पक्की ईंटों के भी निर्माण मिले हैं। सामग्री, वस्त्र एवं खुदाई, पुरातात्विक सामग्री, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि चीजें यहाँ से मिली हैं। ठीक है। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि में जो है आलमगीर को देखा जाए तो इसकी अपना अपने सांस्कृतिक विशेषता भी है, सामाजिक विशेषता भी है, और सांस्कृतिक विशेषता आर्ट एंड कल्चर भी है, एंड व्यापारिक से व्यवस्था भी इसकी है अपना अपने। व्यापारिक व्यवस्था कैसे, अभी मैं बताऊं। आलमगीरपुर की जो स्थिति थी, हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक नेटवर्क महत्वपूर्ण था। ये नेटवर्क जो था, इसका कनेक्शन देने वाला जो था, आलमगीरपुर अपना में एक विशेषता रखता है। ठीक है, यहाँ से विदेशी मार्ग व्यापार भी होता था। ठीक है, अब आ जाता लास्ट हमारा बसता हस्तिनापुर। फ्रेंड थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली आज, बिल्कुल तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक स्थान को आपको विस्तार से समझाऊंगा, आपके डाउट दूर करूंगा, तो वीडियो तो बड़ी होनी ही है फ्रेंड्स। पर बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्थान जो बसता हमारा हस्तिनापुर बसता है। हस्तिनापुर क्या है? उत्तर प्रदेश, ये मेरठ जिले में आता है। ये मैंने आपको बताया, अभी मैप के माध्यम से भी पता ही है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और वहां ये में हस्तिनापुर आपको पता है कौरवों की राजधानी थी। महाभारत था, महाभारत यहीं पे हुआ था। वो विस्तार तरीके से बताऊंगा तो फ्रेंड्स काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। हस्तिनापुर तो आपको सबको लोगों को पता ही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये वहां इसका इतिहास था हस्तिनापुर का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स अही छत्र उत्तरी पंचाल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अही छत्र, ये अही छत्र। फ्रेंड्स अही छत्र क्या है? प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण नगर एवं उत्तरी पंचाल की राज्य की राजधानी थी। जो उत्तरी पंचाल हुए करते थे, ये बरेली में है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ जो है बरेली में फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ, बता के चलता हूँ, क्योंकि काफी स्थल है। अभी एक मैप और आएगा इस वीडियो में, वो भी डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स ये जो है उत्तर भारत के महत्वपूर्ण नगर निगमों में से, यानी उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। यह स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में स्थित है। अही छत्र का जो उल्लेख है वो वैदिक ग्रंथों में, महाभारत एवं बौद्ध साहित्य में मिलता है। महाभारत और बौद्ध साहित्यों में मिलता है। अब इसका जो है थोड़ा सा मैं इतिहास पुराना बता के चलूं। उत्तर पंचाल अही छत्र उत्तरी भाग में स्थित था और उत्तर पंचाल की राजधानी अही छत्र थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अही छत्र थी। और दक्षिण पंचाल की राजधानी भी पता चले, जैसे उत्तरी पंचाल की राजधानी अही छत्र थी। अब दक्षिण पंचाल की राजधानी आपसे कोई पूछे तो वो थी काम्पिल्य, वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही है, वो भी काम्पिल्य थी। और पंचाल राज्य जो है इसका महाभारत के युग का महत्वपूर्ण महाजनपद भी है। महाभारत टाइम पीरियड का जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद भी है। ठीक है, और अही क्षेत्र में द्रौपदी के पिता द्रुपद का राज्य था। पांडवों और द्रौपदी का विवाह इसी राज्य में होता है। इस राज्य का उल्लेख जो महाभारत के कई युद्धों और घटनाओं से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और अब इसकी पुरातात्विक अगर खोजों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा देखो, मैं आपको इसी सिर्फ और सिर्फ मैप पे 3 से 4 घंटे कंटिन्यू वीडियो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं बताना उतना जितना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे खुद पता है, मैं यहाँ एक एक जो पैलेस है, एक एक पैलेस के ऊपर एक एक घंटा बता सकता हूँ, क्योंकि अपना उनका इतिहास ही इतना बड़ा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है खुदाई और अवशेष एवं अही छत्र की खुदाई से यह सिद्ध हुआ कि नगर वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक रहा है। ठीक है, अब इसका जो अही छत्र से जो है, अही छत्र उत्तरी पंचाल का, आप थोड़ा सा इसका मैं बता दूं, पतन जो होता मौर्य और शुंग काल के, मौर्य और शुंग काल के बाद अही छत्र का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। बाद के गुप्त काल में यह नगर धीरे धीरे अव्यवस्थित हो गया और अंततः इसे छोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बदायूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बदायूं, ये रहा। बदायूं के दो बड़े अच्छे थे और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, और बड़े इनका इतिहास भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग इतिहास है। ये दोनों अगर देखा जाए दोनों पीर हैं एक तरीके के, अब्दुल कादिर बदायूनी और दूसरे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्म थे। दोनों आपस में गुरु चेले हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी का मैं अभी बताऊंगा आपको, बिल्कुल मत सोचना। अब्दुल कादिर बदायूं जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों इस्लाम के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अब अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म जो है कितना है, अब्दुल कादिर बदायूनी की चीज पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ले लेते हैं पहले इन्हें। अब्दुल कादिर जन्म कितना है? 1540 में हुआ था।
ठीक है, और इनका मृत्यु हुई थी 1615 में। ठीक है, ये है अब्दुल कादिर बदायूनी का। और ये बहुत बड़े अपना में विद्वान भी हुए हैं। और इनका जो है अकबर के दरबार में, ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, ये अकबर के काल में बहुत बड़े विद्वान थे। और इनका जो है बदायूनी का जो मुख्य रूप से अगर ऐतिहासिक देखा जाए तो मुंतखब उत तारीख के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक मुंतखब 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 उत तवारीख उत तवारीख मुंतखब उत तारीख के लिए जाना जाता है, जिन्होंने इन्होंने जो है ये भी अकबर के टाइम पीरियड पे लिखा था। ठीक है, जिसे उन्होंने अकबर के शासनकाल में लिखा था, जिसे ग्रंथ को अकबर के शासनकाल की आलोचना के लिए जाना जाए, उसके धार्मिक नीतियों की असहमति जताई गई थी। अकबर के दरबार में अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबर के दीन इलाही एवं अन्य धार्मिक नवविचारों का विरोध किया। उनका विरोध अकबर और सैन्य दरबारी के विद्वानों के संबंध में प्रभावित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है अनुवादक बदायूनी ने महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। इनमें महाभारत और रामायण का प्रमुख अनुवाद कार्य संस्कृत साहित्य को मुस्लिम समाज में महत्वपूर्ण पहुंचाने का काम किया था। अब्दुल बदायूनी ने ही जो इनका फारसी में अनुवाद करके महाभारत का, जिसे रजनामा के कहा गया, रजनामा किसे कहा गया, महाभारत को भी पता होना चाहिए, रामायण एवं इनका अनुवाद करके मुस्लिम समाज में पहुंचाने का काम किया था। और ये जो थे अब्दुल कादिर बदायूनी, जिनकी जीवनी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए ये सेल्फिश नहीं थे। इन्होंने अकबर के शासन काल में अकबर की शागिर्दगी में रहते हुए भी अकबर की आलोचना की थी कुछ बातों की इन्होंने। जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के धार्मिक और सहिष्णुता दीन इलाही के विरोधी थे। ये जो है अब्दुल कादिर जो है ये दीन इलाही विरोधी थे इसके। ठीक है, इसके ही विरोधी थे, और यही कारण है कि कुछ ग्रंथों कुछ समय तक दबा कर रखे गए थे। अब आज हमारे दूसरे आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है 1238 से 1335 है। 1238 से 1335 1238 से 1335 है। फ्रेंड्स, ये जो है इसमें क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। जो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं वो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। इनका जो असली नाम है ना, मोहम्मद बिन अहमद है। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अहमद। ठीक है, ये इनका रियल नाम है। और वे दिल्ली में सूफीवाद के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे और प्रचारक थे। और इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है दिल्ली और अजोधन जो है आज की डेट में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। दिल्ली और अजोधन या ये पाकिस्तान में आता है। प्रसिद्ध संत बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया जो है संत बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके? फरीद के शिष्य, पता होनी चाहिए थी, ये फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया ने जो सभी वर्गों और सभी धर्मों का सम्मान किया था इन्होंने। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर सभी को एक समान रूप से स्थान मिला था। उन्हें प्रेम एवं सहिष्णु भाईचारे का संदेश दिया था। ये चीजें पता होनी चाहिए पॉजिटिविटी के लिए। सूफी संगीत शेख निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली को बढ़ावा दिया, जिसे उनके शिष्य अमीर खुसरो ने विकसित किया था। कव्वाली ने सूफीवाद को संदेश के जनता के बीच में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने मजार एवं उनकी विरासत शेख निजामुद्दीन औलिया का निधन 1325 में हुआ। मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, कितना? 1325 में हुआ था।
और उन्हें दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में दफनाया गया। आज भी दिल्ली के वहां पुरानी जगह पे इनकी कब्र आज भी स्थित है। तो उसमें जो है इनको वहां दफनाया गया था दिल्ली के अंदर, जहां हर धर्म के जाति के लोग श्रद्धा श्रद्धा से आते हैं। उनकी शिक्षाएं विचार आज भी सूफी परंपरा चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स वो है बांसखेड़ा तामपत्र। ये रहा, क्या है, शाहजहानपुर में बांसखेड़ा तामपत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो तो आज थोड़ा बड़ा होने वाला है, प्लीज आप देखते रहिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, अगर कोई टीचर तुम्हें सही डायरेक्शन में सही चीज निकाल के देगा तो वो तुमसे टाइम मांगेगा। वरना मैं भी आपको पढ़ा सकता था बांसखेड़ा तामपत्र शाहजहानपुर में मिला, सूरत भवन लखीमपुर खीरी में, ऐसे नहीं फ्रेंड्स। इसका हमें एग्जामिनर को पता है, कमीशन को पता है बच्चा कितना पढ़ के आएगा। कमीशन को ये नहीं पता ना जो जो चीजें मैं अंदर की पढ़ा रहा हूँ, कमीशन इतना डीप नहीं जाएगा, वहीं से तो क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन बच्चे क्या आज की डेट में यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल रहा है, मोटा 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 बताएंगे, वो अपना लेक्चर रिपोर्ट कर देते। नहीं, वीडियो बड़ी हो होने दो, बट थोड़ा सा आप उसको अच्छे तरीके से बताओ, चीजों को समझाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बांसखेड़ा तामपत्र। बांसखेड़ा तामपत्र का क्या इतिहास है फ्रेंड्स, बांसखेड़ा जो तामपत्र है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में मिला है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, ये जो है तामपत्र जो है एक ऐतिहासिक जो ये दस्तावेज था। क्या था, दस्तावेज। क्या था, दस्तावेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये दस्तावेज था, और इसको जो है किस लिए दिया जाता, भूमि, जब कोई किसी को अपनी भूमि दान करता था तब बांसखेड़ा तामपत्र का यूज करता था। ठीक है, जो तत्कालीन शासकों द्वारा धार्मिक या ब्राह्मण वर्ग को दिया जाता था। बांसखेड़ा तामपत्र किसे दिया जाता है, ब्राह्मणों को। ये चीजें पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछने लगे बांसखेड़ा तामपत्र को किसको दिया जाता, वैश्य को, शूद्र को, ब्राह्मण को, किसको पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ से ब्राह्मणों को दिया जाता था। फ्रेंड्स अगला इसमें क्या है, अभी इस तामपत्र को जो ना गुप्त काल के बाद भारतीय प्रशासन में समाज के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में जो है बहुत हाईलाइट था। ठीक है, अब दूसरा आता है फ्रेंड्स लखीमपुर खीरी। ये सूरत में है। कहाँ है, सूरत में। ये लखीमपुर खीरी सूरत में, सूरत भवन, सॉरी सूरत भवन। आप गुजरात मत चले जाना, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सूरत भवन कहाँ है, ऑप्शन में डाल देगा गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके। तो सबसे पहले याद रखना आप उत्तर प्रदेश में सूरत भवन, और उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। यह संग्राम, यह जो भवन है इस स्वतंत्रता संग्राम और प्रसिद्ध राजा गुरुबख्श द्वारा बनवाया गया। किसके, राजा गुरुबख्श द्वारा। राजा गुरुबख्श, सूरत भवन किसके द्वारा बनाया गया था, राजा गुरुबख्श द्वारा। राजा गुरुबख्श कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। सूरत भवन का ऐतिहासिक मुख्य रूप से भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। सूरत भवन जब हमारा आंदोलन चल रहे थे तो उस टाइम पे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भवन बन गया था। यहीं पे मीटिंगें होती थी, यहीं से जो टारगेट दिए जाते थे, एम लिए जाते थे। स्वतंत्र संग्राम से जुड़ा हुआ यह भवन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों के एवं केंद्रों का योगदान स्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है इसमें एक जो दूसरा स्थान है वो क्या है, वो ये है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ये सीतापुर में। नैमिषारण्य क्या है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर में ये स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पुराणों तथा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ कहाँ, पुराणों प्लस महाभारत, ये चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। पुराणों और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है।
हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और पुराणों में, महाभारत में इसका जो अभी मैं बता ही रहा हूं आपको उल्लेख मिलता है। इसका महत्व क्या है? नैमिषारण्य का महत्व क्या है? नैमिषारण्य पौराणिक कथा के लिए जाना जाता है और महाभारत में पुराणों का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो नैमी जो है, नैमिषारण्य जो है 60,000 ऋषियों का निवास की जानकारी मिलती है। और नैमिषारण्य जो है, इसके बहुत प्रमुख स्थल भी एक चक्र स्थल है। ठीक है, चक्र स्थल जिसको दिव्य चक्र के नाम से जाता है। एक ललिता देवी मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, रीचिकुंड आदि, इसलिए ये फेमस है। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट लेते हैं हम फ्रेंड श्रावस्ती। श्रावस्ती में ये 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझा के चलता हूं मैं आपको। सेहत मेहत, जेतवन विहार, मखगिली, गौशाला। मैं इन्हें आपको अभी सबको समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है पहले सहेत महेत, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया, पहला सहेत, दूसरा महेत। तो मैं इसको बता देता हूं आपको यहां के लेके। सहेत क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, सहेत क्या है? सहेत स्थल जो है प्राचीन बौद्ध स्तूप, विहार एवं धार्मिक संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या, सहेत में जो है बौद्ध स्तूप पाए गए एवं प्राचीन विहार पाए गए। ठीक है, ये तुम चीज डायरी में नोट कर लेना। और महेत में जो है फ्रेंड्स, महेत में जो है बुद्धकालीन अवशेष मिले, यहाँ प्राचीन मठ मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या था, उसमें जो बौद्ध स्तूप मिले थे, यहाँ बौद्ध अवशेष मिले महेत में। ये चीज अंतर है, ध्यान रखना। महेत में जो है बुद्धकालीन अवशेष है और उसमें बौद्ध स्तूप मिले। यहाँ जो है सहेत से स्तूप है और महेत से अवशेष। ठीक है, ये चीजें तुम लिखना। यहाँ प्राचीन मठ एवं अन्य धार्मिक संरचनाओं के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बताया तुम्हें सहेत और महेत। दूसरा जो है फ्रेंड्स, इसमें एक जो ये है एक स्थल जेतवन विहार। जेतवन विहार जो है ये बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए। फ्रेंड्स, सहेत महेत ले लो, आप जेतवन ले लो, अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछेगा वो, घुमाने के लिए। जो ये बोलते ना बच्चे अपने, सुना होगा ये क्वेश्चन तो किसी ने नहीं करा, सभी छोड़ गए। वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो सब छोड़ गए थे, जिसको किसी को पता ही नहीं होता। अभी वो सहेत महेत का संबंध पूछ ले कि सहेत से क्या मिला है। सहेत का संबंध बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, सबको पता होगा बौद्ध धर्म, लेकिन ये कोई नहीं बताता सहेत और महेत में क्या अंतर है, क्या मिला। सहेत से जो है बौद्ध स्तूप मिले हैं, महेत से बौद्ध अवशेष मिले हैं, ये अंतर है। ठीक है, अब ऐसे आ जाता है जेतवन विहार। जेतवन विहार का भी संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ये महत्वपूर्ण स्थल है और इसका बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है। इसका जो स्थान जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रमुख जाना जाता है। गौतम बुद्ध से जुड़ा स्थल है ये है जो जेतवन विहार है। ये जेतवन गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और ये अंतिम वर्षों में जो है ये जेतवन विहार बुद्ध द्वारा तपस्या में शिक्षाओं के काटने का अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अब आ जाता है इसका विहार जो है, जेत विहार निर्माण, ये बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बस ध्यान रखना, गौतम बुद्ध से इसका संबंध है। ठीक है फ्रेंड, एक जो अब जो आता अच्छा वाला, ये आता है मखगिली। ये रहा मखगिली गौशाला। मखगिली गौशाला की जन्मस्थली। मखगिली गौशाला की जन्मस्थली क्या है फ्रेंड्स? मखगिली गौशाला जो है ये भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक इतिहास का महत्वपूर्ण नाम है। क्या है? भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक इतिहास का नाम है। इसको मखगिली गौशाला के नाम से जाना जाता है। मखगिली गौशाला जो है ये 6वीं सदी में जो है भारतीय दार्शनिक विचारकों, बौद्ध धर्म के समकालीन विचारकों के खिलाफ एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मखगिली गौशाला जो है ये बौद्ध धर्म के जो है खिलाफ, बौद्ध धर्म के खिलाफ
एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मखगिली गौशाला जो है, मखगिली गौशाला जो जैन धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति इसका दृष्टिकोण नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। तो मखगिली गौशाला जैन धर्म के साथ संबंध था, लेकिन उनकी विचारधारा ने जैन धर्म की मुख्य धारा से निम्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्हें जैन धर्म की दार्शनिक पद्धतियों को चुनौती दी। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मखगिली गौशाला दोनों के अपोजिट थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज पता होनी चाहिए हमें, मखगिली गौशाला उसके अपोजिट क्यों थी, कैसे थी। और ये मैंने बताया मखगिली गौशाला जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के खिलाफ थी। नेक्स्ट जो पैलेस आता है फ्रेंड्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के दो स्थान फेमस है, वंशी पैलेस और कपिल वस्तु। दोनों को मैं बताता हूँ अभी फ्रेंड्स। ये है वंशी पैलेस। वंशी पैलेस किस लिए जाना जाता है? वंशी पैलेस एक प्राचीन स्थल है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वंशी पैलेस का भी संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ध्यान रखना। ये जिसका संबंध मैं बौद्ध धर्म से बता रहा हूँ, ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। वंशी पैलेस का संबंध बौद्ध धर्म से था। वंशी पैलेस ऐतिहासिक महत्व बौद्ध काल से संबंधित है। यहाँ पर प्राचीन अवशेष और संरचनाएं पाई जाती हैं, इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु तो आपको सबको पता होगा, कपिल वस्तु बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख स्थल है। कपिल वस्तु तो आप बौद्ध धर्म अगर थोड़ा बेस भी पढ़ा है आपने तो फ्रेंड्स ये आपको पता ही होगा। कपिल वस्तु बौद्ध धर्म के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख स्थल है। इस स्थल में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता ही होगा। कपिल वस्तु वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन एवं परिवार से जुड़ा हुआ है। कपिल वस्तु में जो बुद्धकालीन अवशेष पाए गए हैं ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर एक जो है मगहर संत कबीर समाधि स्थल। ठीक है, मगहर संत कबीर उत्तर प्रदेश के, ये जो है माघर गांव में है, माघर गांव में प्रसिद्ध है। वैसे कुछ जगह पर दिया है ये, वैसे इसको जो बस्ती जिले में भी पाया देखा गया। मगहर गांव जो था उस टाइम पे बस्ती जिले के अंदर आता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मगहर जो है संत कबीर दास के लिए फेमस है। संत कबीर दास का जन्म जो है 1440 में इनका जन्म हुआ था। कितना? 1440 से, और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो संत कबीरदास की 1518 में मृत्यु हो गई थी। ये समाज सुधारक थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन और सामाजिक धार्मिक एकता की समानता का संदेश फैलाया था। संत कबीरदास की रचनाओं में एक उनके पद एवं दोहे शामिल हैं। भारतीय साहित्य भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फ्रेंड्स 1 घंटा हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको बाकी पहले जो है ये मैं सोच रहा फ्रेंड्स ये छोड़ दिए गए हैं या कुछ ना, शॉर्टकट में डिस्कस होगा ना, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे जैसे ऊपर के पहले समझाए गए हैं, लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।